नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे हॉरर पॉडकास्ट में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये एक ऐसी घटना है जो सरकारी फाइलों में हमेशा के लिए दफन कर दी गई। आप सोचिए, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक पानी की एक बूंद नहीं है, वहां अगर आपको किसी के डूब कर मरने की आवाजें आएं तो आप क्या करेंगे? दिल थाम कर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि आज खौफ का रास्ता राजस्थान के एक ऐसे गुमनाम गांव से होकर गुजरता है जिसका नाम है काली खाट। चलिए सीधे चलते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर कबीर खन्ना की डायरी के पन्नों में। मेरा नाम कबीर खन्ना है, उम्र 30 साल। मैं ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक रिसर्च ऑफिसर हूं। जो घटना मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उसने न सिर्फ मेरा विज्ञान पर से भरोसा उठा दिया, बल्कि मुझे यह मानने पर मजबूर कर दिया कि कुछ दरवाजे इतिहास में हमेशा के लिए बंद ही रहने चाहिए। बात पिछले साल मई की है। दिल्ली हेड ऑफिस में मुझे एक अर्जेंट बुलावा आया। मेरे सीनियर डॉक्टर सान्याल, जो राजस्थान के एक दूर दराज इलाके काली खाट में एक 300 साल पुरानी बावड़ी की खुदाई का इंचार्ज थे, वो पिछले 1 महीने से लापता थे। उनका कोई अता पता नहीं था। लोकल पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए थे। डिपार्टमेंट ने मुझे तुरंत वहां जाकर साइट संभालने और डॉक्टर सान्याल को ढूंढने का आदेश दिया। मुझे नहीं पता था कि मैं डॉक्टर सान्याल को ढूंढने नहीं बल्कि अपनी मौत के मुंह में जा रहा हूं। 15 मई की दोपहर मैं जोधपुर से एक खटारा जीप में काली खाट के लिए निकला था। बाहर आसमान से आग बरस रही थी। पारा 48 डिग्री के पार था और गर्म हवाएं जीप के शीशों से टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। मेरे साथ जीप का ड्राइवर था मंगल पिछले 2 घंटे से एक शब्द नहीं बोला था। उसकी आंखें सड़क पर कम और रियर व्यू मिरर से मुझे ज्यादा देख रही थीं। अचानक मेन हाईवे से उतरकर जब हम एक कच्चे रेतीले रास्ते पर मुड़े तो आसपास का नजारा एकदम बदल गया। दूर दूर तक सिर्फ बंजर रेत, सूखे हुए बबूल के पेड़ और एक मनहूस सा सन्नाटा। कोई परिंदा तक नहीं दिख रहा था। इस सन्नाटे में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे ये रेगिस्तान सांस रोककर हमारा इंतजार कर रहा हो। तभी साइड से लगभग 5 किलोमीटर पहले मंगल ने अचानक जीप का ब्रेक मार दिया। टायर सूखी रेत पर घिसटते हुए रुके और धूल का एक गुब्बार उड़ गया। मैंने झल्लाते हुए पूछा, क्या हुआ मंगल? गाड़ी यहां क्यों रोक दी? अभी तो साइड काफी दूर है। मंगल पसीने से तरबतर था। इतनी गर्मी में भी उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में बिना मेरी तरफ देखे कहा, साहब, आगे का रास्ता मैं ना तय कर पाऊंगा, आप मुझे माफ कर दो। ये लो अपना सामान। मैंने उसे डपटते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या? इस चिलचिलाती धूप में मैं ये भारी बैग लेकर 5 किलोमीटर पैदल कैसे जाऊंगा? चुपचाप गाड़ी स्टार्ट करो। मंगल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जो किसी पागलपन से कम नहीं लग रहा था। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, साहब, आप दिल्ली वाले हो, आप ना समझोगे? वो काली खाट की बावड़ी वो इंसानों की जगह ना है। डॉक्टर सान्याल साहब भी आपकी तरह ही आए थे। मैंने ही छोड़ा था उन्हें। वो कहते थे पत्थर है, मिट्टी है, पर साहब, सूरज ढलने के बाद उस मिट्टी से इंसान की नहीं, मौत की गंध आती है। प्यासी है वो जगह, खून मांगती है। आप भी लौट चलो साहब, वो बावड़ी जिंदा निकल लेगी। उसकी बातों में अंधविश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में जो खौफ था वो एकदम असली था। उसने मेरा बैग रेत पर फेंका, जीप मोड़ी और धूल उड़ाता हुआ वहां से भाग गया। मैं उस तपते हुए रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी और मेरे चारों तरफ सिर्फ एक अनंत खौफनाक वीराना फैला था। मैंने पानी की बोतल से एक घूंट लिया और अपना बैग उठाकर उस पगडंडी पर चलने लगा। वो 5 किलोमीटर का सफर मेरे लिए किसी नर्क से कम नहीं था। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा खून चूस रहा हो। रेत इतनी गर्म थी कि जूतों के तलवे जल रहे थे। आसमान से सूरज एक आग के गोले की तरह मुझे घूर रहा था और हवा इतनी खुश्क थी कि गले में कांटे चुभ रहे थे। लगभग 1.5 घंटे पैदल चलने के बाद जब मेरी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी,
मेरी नजर दूर कुछ सफेद टेंट पर पड़ी। वो एएसआई का कैंप था। मैं हांफता हुआ कैंप के पास पहुंचा। वहां 3 पुराने टेंट लगे थे जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। बीच में खुदाई का कुछ सामान, फावड़े, रस्सियां और हेलोजन लाइटें बेतरतीब पड़ी थीं। और थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा गहरा गड्ढा था। वही वो 300 साल पुरानी बावड़ी थी जिसे खोदा जा रहा था। उस गड्ढे को देखकर ही मेरे सीने में एक अजीब सी घुटन होने लगी। तभी मैंने देखा टेंट के पास 2 लोकल मजदूर बैठे थे, भैरों और सुक्खा। उनकी उम्र यही कोई 45 से 50 के आसपास रही होगी। मुझे देखते ही वो दोनों खड़े हो गए, पर उनके चेहरों पर एक नया अवसर आने की कोई खुशी या सम्मान नहीं था, बल्कि उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हों और मेरे आने से उनकी वो योजना खराब हो गई हो। मैंने उनसे कहा, मैं कबीर हूं, नया इंचार्ज। तुम दोनों ही बचे हो यहां? बाकी टीम कहां है? और ये डॉक्टर सान्याल का टेंट कौन सा है? भैरों ने डरी हुई आवाज में कहा। राम राम साहब, बाकी लोग तो सान्याल साहब के गायब होने के 2 दिन बाद ही काम छोड़ के भाग गए। बस हम 2 ही बचे हैं। वो सामने वाला टेंट सान्याल साहब का है। मैंने घड़ी देखी। शाम के 4:45 बज रहे थे। सूरज धीरे धीरे लाल हो रहा था और रेगिस्तान की वो झुलसाने वाली गर्मी अब ठंडी हवाओं में बदल रही थी। मैं भैरों से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी सुखा ने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढलने वाला था। उस ढलते सूरज को देखकर उन दोनों के शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। अचानक उन दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया। वो दोनों ऐसे घबराए जैसे किसी ने उनके पीछे मौत खड़ी कर दी हो। सुखा ने घबराहट में जल्दी जल्दी अपना गमछा लपेटते हुए कहा, साहब 5 बज गए हैं, सूरज डूबने वाला है, हम जा रहे हैं। मैं गुस्से में बोला, जा रहे हैं? मतलब क्या है? अभी तो मैंने चार्ज लिया है। मुझे कल की खुदाई का प्लान डिस्कस करना है। ऐसे कैसे जा रहे हो? ड्यूटी पूरी करो। भैरों ने हाथ जोड़ते हुए लगभग रोते हुए कहा, साहब नौकरी से निकाल दो, जेल में डलवा दो, पर हम यहां रात में एक पल भी ना रुकेंगे। सान्याल साहब ने भी हमारी बात ना मानी थी और देख लो, आज तक उनका कोई नामो निशान ना मिला। साहब, रात को इस जमीन के नीचे से जो ऊपर आता है ना, वो इंसान नहीं है। इससे पहले कि मैं उन्हें रोक पाता, उन्होंने अपने फावड़े वहीं जमीन पर पटके और पागलों की तरह गांव की तरफ दौड़ पड़े। कुछ ही सेकंड में वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए। अब उस पूरे वीरान कैंप में, उस मनहूस बावड़ी के पास मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने गहरी सांस ली। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान था, इन भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करता था। मैंने सोचा ये लोकल लोगों का वहम है जो डॉक्टर सान्याल के गायब होने के बाद और बढ़ गया है। मैं अपना बैग लेकर सान्याल के टेंट की तरफ बढ़ा। टेंट की चेन खोली और अंदर कदम रखा। अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा था, पर तभी मेरे कदम अचानक रुक गए। मेरे दिमाग ने अलार्म बजा दिया। वहां कुछ बहुत ही अजीब था। मैं राजस्थान के सूखे तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ा था, जहां हवा में सिर्फ सूखी धूल की महक होनी चाहिए थी। लेकिन उस टेंट के अंदर मुझे एक बहुत ही तेज सड़ांध मारती हुई गंध आ रही थी। मैंने वो डायरी उठाई। उसका लिद्दर बहुत खुरदरा हो चुका था। मैंने जैसे ही उसे खोला, पन्नों से सीलन की एक अजीब सी महक आई। रेगिस्तान की सूखी हवा में किसी किताब से सीलन की महक आना अपने आप में बहुत अजीब था। मैं डायरी लेकर अपने टेंट में आ गया। रात के 10 बज चुके थे। मैंने अपनी टेबल लैंप जलाई और डायरी का पहला पन्ना पलटा। सान्याल साहब की लिखावट बहुत साफ थी, लेकिन जैसे जैसे पन्ने आगे बढ़ रहे थे, उनकी लिखावट बिगड़ती जा रही थी, जैसे लिखते वक्त उनके हाथ कांप रहे हों। पहली एंट्री 12 अप्रैल की थी। उसमें लिखा था, आज हमने काली खाट की बावड़ी की खुदाई शुरू की है। यह जगह आर्कियोलॉजिकल नजरिए से एक खजाना है। 300 साल पुरानी वास्तुकला जो रेत के नीचे पूरी तरह सुरक्षित है। मुझे यकीन है कि इसके सबसे निचले तल पर हमें कुछ ऐसा मिलेगा जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। मैं पन्ने पलटता गया। शुरुआती पन्नों में सिर्फ खुदाई के काम और मजदूरों की बातें थीं, लेकिन 20 अप्रैल की एंट्री ने मुझे चौंका दिया। उसमें लिखा था, आज कुछ अजीब हुआ। हम बावड़ी के तीसरे तल तक पहुंच गए हैं।
लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं वहां की मिट्टी गीली होती जा रही है। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। इस रेगिस्तान में जहां कई 100 फुट नीचे तक पानी की एक बूंद नहीं मिलती, वहां इस बावड़ी की दीवारों से नमी रिस रही है। मैंने मिट्टी का सैंपल लिया है, उसमें काई लगी है। यह कैसे मुमकिन है? मेरी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। मैंने अगला पन्ना पलटा। 25 अप्रैल की लिखावट बहुत हड़बड़ी में लिखी गई थी। वो गंध गीली सड़ी हुई मिट्टी की थी, बिल्कुल वैसी गंध जैसी किसी बहुत पुराने बंद कुएं के अंदर जमी हुई हरी काय से आती है, या जैसे सदियों से जमा हुआ कोई गंदा पानी सड़ चुका हो, जैसे टेंट के अंदर कोई ऐसा इंसान मौजूद हो जो अभी अभी किसी दलदल या सड़े हुए पानी से निकल कर आया हो। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन टेंट के बाहर की सूखी रेत पर पानी की कुछ बूंदें गिरी हुई थीं। उन बूंदों के आसपास की रेत काली पड़ चुकी थी और वो सड़ांध अब सीधे उस 300 साल पुरानी बावड़ी की तरफ से आ रही थी। मैं कुछ देर वहीं बुत बनकर खड़ा रहा। दिमाग इस बेमेल गंध और उन पानी की बूंदों को समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे सूरज पूरी तरह क्षितिज के नीचे चला गया और रेगिस्तान में एक गहरा खौफनाक सन्नाटा छा गया। रात घिर आई थी। रेगिस्तान में रातें जितनी ठंडी होती हैं उससे कहीं ज्यादा खौफनाक होती हैं। दिन भर आग उगलने वाली रेत अब बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी थी। बाहर घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे देखकर लगे जैसे किसी ने आसमान पर काली चादर ओढ़ा दी हो। चांद बादलों के पीछे छिपा था और दूर दूर तक किसी रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। मेरे कैंप के बाहर एक छोटा सा जनरेटर चल रहा था, जिसकी गड़गड़ाहट उस वीराने में गूंज रही थी। लेकिन उस गड़गड़ाहट के बीच भी बाहर चलने वाली हवा की सूसू की आवाज एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा कुछ फुसफुसा रही हो, कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। मैं अपने टेंट में बैठा था, लेकिन मेरा दिमाग बार बार डॉक्टर सान्याल के टेंट और उस अजीब सी सड़ांध की तरफ जा रहा था। वो गंध अब मेरे कपड़ों में, मेरी सांसों में बस गई थी। मैंने तय किया कि मुझे उस टेंट की ठीक से तलाशी लेनी चाहिए। शायद मुझे वहां कोई सुराग मिल जाए कि आखिर सान्याल साहब गए कहां। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और बाहर निकला। हवा बहुत सर्द थी। मैंने सान्याल साहब के टेंट की चेन खोली और अंदर दाखिल हुआ। अंदर एक फोल्डिंग टेबल थी जिस पर कुछ नक्शे, कंपास और खुदाई के औजार बेतरतीब पड़े थे। जमीन पर उनके कपड़े बिखरे थे। मैंने टेबल की दराज खींची। अंदर कुछ पुराने बिल और चिट्ठियां थीं। तभी मेरी नजर टेबल के नीचे रखे एक पुराने लोहे के ट्रंक पर पड़ी। ट्रंक पर ताला नहीं था। मैंने उसे खोला। अंदर कुछ खास नहीं था, बस कुछ किताबें और एक पुरानी भूरे रंग की लेदर बाइंडिंग वाली डायरी थी। डायरी के ठीक बगल में एक छोटा सा ऑडियो रिकॉर्डर भी रखा था। आज भैरों और सुक्खा काम छोड़कर भागने की जिद कर रहे थे। वो कहते हैं कि उन्हें रात में बावड़ी के अंदर से आवाजें आती हैं, किसी के खांसने की आवाज, किसी के पानी में छटपटाने की आवाज। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि यह सिर्फ हवा का शोर है जो बावड़ी की खाली जगह में गूंजता है। लेकिन कल रात मैंने भी कुछ सुना। मैं टेंट में सो रहा था, तभी मुझे लगा जैसे कोई गीले पैरों से मेरे टेंट के बाहर चल रहा है। मैंने बाहर जाकर देखा तो कोई नहीं था, लेकिन रेत पर पानी की कुछ बूंदें थीं। मुझे लगता है मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए मेरा दिमाग ये सब सोच रहा है। मैं डायरी पढ़ते पढ़ते पूरी तरह से उसमें डूब चुका था। बाहर जनरेटर की आवाज अब मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। मेरा पूरा ध्यान उन पन्नों पर था। मैंने कांपते हाथों से 28 अप्रैल का पन्ना खोला। इस पन्ने पर कई जगह पेन को बहुत जोर से दबाकर लिखा गया था, जिससे कागज फट गया था। लिखा था, वो प्यासा है, वो बहुत प्यासा है। मैं पागल नहीं हो रहा हूं। मुझे पता है मैंने क्या देखा है। आज जब मैं दोपहर में बावड़ी के चौथे तल पर अकेला था तो मैंने उसे देखा। वो इंसान नहीं था, वो बस हड्डियों का एक सूखा हुआ ढांचा था जिस पर काली सड़ी हुई चमड़ी चिपकी थी। और उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गहरे काले गड्ढे थे। वो मुझे देख रहा था। वो दीवारों से रिसता हुआ पानी चाट रहा था। मुझे यहां से जाना होगा, मुझे खुदाई रोकनी होगी। मैंने दिल्ली फोन करने की कोशिश की, लेकिन लाइन कटी हुई है।
वो मुझे जाने नहीं देगा। डायरी की आखिरी एंट्री 30 अप्रैल की थी, वही दिन जब सान्याल साहब लापता हुए थे। उस पन्ने पर सिर्फ 3 लाइनें लिखी थीं और लिखावट ऐसी थी जैसे कोई पागलों की तरह पेन घसीट रहा हो। बावड़ी के सबसे निचले हिस्से में खुदाई मत करना, कभी मत करना। वो नीचे इंतजार कर रहा है, उसे खून चाहिए। मेरी डायरी जो भी पढ़े यहां से भाग जाए। मैंने झटके से डायरी बंद कर दी। मेरे माथे पर पसीना आ गया था। इतनी ठंड में भी मेरा गला सूख रहा था। मैंने पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में आधा पानी पी गया। मेरा दिमाग तर्क कर रहा था कि सान्याल साहब गर्मी और अकेलेपन की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। रेगिस्तान में ऐसा होता है, लोगों को मतिभ्रम या हेलुसिनेशन होने लगते हैं। लेकिन मेरा दिल उस खौफ को महसूस कर रहा था जो सान्याल साहब ने महसूस किया था। रात के 1 बज चुके थे। मैंने जनरेटर बंद कर दिया ताकि कुछ देर सो सकूं। जनरेटर बंद होते ही एक ऐसा डरावना सन्नाटा छा गया जो कानों को फाड़ रहा था। मैं अपने फोल्डिंग पलंग पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं, लेकिन नींद कोसों दूर थी। दिमाग में बार बार डायरी की वो आखिरी लाइनें गूंज रही थीं। वो प्यासा है। मैं करवटें बदल रहा था। शायद आधा घंटा ही बीता होगा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। तभी उस घने भारी सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई। छप! मैं एकदम से सीधा हो गया। मेरी सांसें वहीं रुक गईं। छप! यह आवाज मेरे टेंट के ठीक बाहर से आ रही थी। छप छप छप! ये किसी के चलने की आवाज थी, लेकिन ये जूतों की या नंगे पैरों की आम आवाज नहीं थी। यह आवाज वैसी थी जब कोई अपने पैर किसी कीचड़ या गहरे पानी में डुबोकर सूखी जमीन पर चलता है। पानी से लथपथ पैरों के सूखी रेत पर पड़ने की वो चिपचिपी भारी आवाज। छप छप! मेरा खून ठंडा पड़ गया। रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां रेत पूरी तरह सूखी थी, वहां किसी के गीले पैरों से चलने की आवाज कैसे आ सकती है? वो कदम मेरे टेंट के बिल्कुल पास आकर रुक गए। मुझे ऐसा लगा जैसे टेंट के कपड़े के दूसरी तरफ कोई खड़ा है, कोई बहुत भारी चीज। मुझे टेंट के अंदर फिर से वही सड़ांध आने लगी, वही गीली, काई और मौत जैसी सड़ांध। मैंने अपनी टॉर्च कसकर पकड़ी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा मेरी पसलियां टूट जाएंगी। मैंने खुद को हिम्मत दी। मुझे देखना था कि बाहर कौन है। शायद कोई जानवर हो या शायद कोई गांव वाला। मैं दबे पांव टेंट के दरवाजे तक गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से टेंट की चेन नीचे खींची। आवाज करते हुए चेन खुली। मैंने झटके से बाहर टॉर्च की रोशनी मारी। वहां कोई नहीं था। चारों तरफ सिर्फ सूखी रेत और हवा थी। मैंने राहत की एक गहरी सांस ली। सोचा कि शायद मेरा दिमाग भी मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैंने टॉर्च बंद करने अबियाटली हाथ नीचे किया, लेकिन तभी रोशनी रेत पर पड़ी। टेंट के ठीक बाहर जहां मैं खड़ा था, उसे सिर्फ 2 फुट की दूरी पर रेत पर पैरों के निशान थे, लेकिन वो किसी आम इंसान के पैरों के निशान नहीं थे। वो निशान बहुत बड़े थे। उनकी उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं और सबसे भयानक बात, वो निशान पूरी तरह से गीले थे। सूखी सफेद रेत पर काले गीले पैरों के वो गहरे निशान साफ चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी पानी से निकलकर वहां खड़ा हुआ हो। मैंने कांपते हुए टॉर्च की रोशनी उन निशानों के साथ साथ आगे बढ़ाई। छप छप छप! वो गीले निशान मेरे टेंट से शुरू होकर आगे की तरफ जा रहे थे। वो निशान सीधे उस 300 साल पुरानी बावड़ी के अंधेरे मुंह की तरफ जा रहे थे और वहीं जाकर खत्म हो रहे थे। जैसे जो कोई भी आया था वो वापस उसी गहराई में उतर गया था। रात भर मैं सो नहीं पाया। वो गीले पैरों के निशान जो मेरे टेंट से शुरू होकर बावड़ी के अंधेरे मुंह तक गए थे, अब सुबह की तेज धूप और गर्म हवा के कारण सूखी रेत में मिल चुके थे। लेकिन मेरे कानों में वो छप 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 की आवाज अब भी हथौड़े की तरह बज रही थी। मैंने खुद को शीशे में देखा। मेरी आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी थकावट थी। सुबह के 8 बज रहे थे जब भैरों और सुखा कैंप में वापस आए। वो दोनों डरे सहमे नजरें झुकाए चुपचाप अपने फावड़े उठाने लगे। उन्हें देखते ही मेरे अंदर का सारा डर, सारी रात की वो घुटन गुस्से में बदल गई। मैं अपने टेंट से बाहर निकला और उन पर बुरी तरह भड़क गया। मैंने चिल्लाते हुए कहा,
तुम दोनों का तमाशा क्या है? रात को मुझे अकेला छोड़कर भाग गए और अब सुबह ऐसे आ रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सान्याल साहब के साथ भी तुम लोगों ने यही किया होगा। मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा, समझ में आई बात? भैरों के हाथ से फावड़ा छूट गया। वो कांपने लगा। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, मेरे पीछे से एक बहुत ही भारी, खुरदरी और पुरानी आवाज आई। इन गरीबों पर अपना गुस्सा ठूकने से सच्चाई नहीं बदलेगी बाबू, ये तो बस अपनी जान बचा रहे हैं। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उनकी उम्र कम से कम 80 साल रही होगी। चेहरे पर झुर्रियों का ऐसा जाल था जैसे रेगिस्तान की सूखी फटी हुई जमीन हो। सिर पर एक मैली सी सफेद पगड़ी थी, हाथ में एक मोटी लकड़ी की लाठी और उनकी आंखों में एक ऐसा ठहराव था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी में मौत को बहुत करीब से देखा हो। सुक्खा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और कहा, नाथू काका, आप यहां? नाथू काका धीरे धीरे चलते हुए मेरे पास आए। उन्होंने अपनी लाठी रेत पर टिकाई और बावड़ी के उस गहरे गड्ढे की तरफ देखते हुए एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने मेरी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, शहर से आए हो बाबू, किताबों में लिखा सच मानते हो, लेकिन इस मिट्टी के नीचे जो सच दफन है वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। तुम्हारे वो सान्याल साहब भी नहीं माने थे। वो भी तुम्हारी तरह रोज इन पर भड़कते थे, लेकिन जब उन्हें समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं अपने गुस्से को काबू करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, क्या सच काका? कौन सा सच? यहां सिर्फ एक पुरानी बावड़ी है जिसे हमें खोद कर निकालना है, और आप लोग मुझे भूत प्रेत की मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं। कल रात मेरे टेंट के बाहर कोई था, कोई इंसान जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। नाथू काका ने एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो टेंट के बाहर पड़ी एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गए और उन्होंने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। धूप अब तेज होने लगी थी, लेकिन काका की बातों में एक ऐसी ठंडक थी जिसने मुझे अंदर तक कंपा दिया। काका ने अपनी लाठी से रेत पर कुछ लकीरें खींचते हुए कहा, यह कहानी नहीं है बाबू, यह इस गांव का वो श्राप है जिसे हम सदियों से ढो रहे हैं। बात आज की नहीं है, बात 300 साल पुरानी है। तब यह गांव काली खाट नहीं कहलाता था। यहां एक बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी जिसके मालिक थे ठाकुर भवानी सिंह। काका की आवाज धीमी लेकिन बहुत गहरी हो गई थी। उन्होंने आगे कहा, भवानी सिंह कोई इंसान नहीं, एक चलता फिरता शैतान था। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। उसे सिर्फ 2 चीजों की भूख थी, ताकत और अमर होने की चाहत। वो काले जादू और तंत्र मंत्र में इतना डूब चुका था कि उसे सही गलत का कोई होश नहीं था। फिर एक साल इस पूरे इलाके में ऐसा भयानक अकाल पड़ा जिसे लोग आज भी छप्पनिया अकाल कहते हैं। आसमान से आग बरसने लगी, कुएं सूख गए, जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे और जमीन फट गई। लोग पानी के लिए भवानी सिंह की हवेली के सामने गिड़गिड़ाने लगे। तब ठाकुर ने इस बावड़ी को बनवाने का हुक्म दिया, लेकिन उसका मकसद लोगों को पानी देना नहीं था। उसने एक बड़े अघोरी तांत्रिक को बुलाया था। उस तांत्रिक ने ठाकुर से कहा था कि अगर वो पाताल से पानी खींचना चाहता है और खुद मौत को मात देकर अमर होना चाहता है तो उसे एक बलि देनी होगी, लेकिन कोई आम बलि नहीं। नाथू काका बोलते बोलते रुक गए। उनकी सांसें थोड़ी भारी हो गईं। मैंने पूछा, कैसी बलि काका? काका ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक पुराना खौफ तैर रहा था। उन्होंने कहा, इंसानी खून की, और वो भी 7 औरतों की। ठाकुर के आदमियों ने रात के अंधेरे में गांव की 7 जवान औरतों को उनके घरों से उठा लिया। जब बावड़ी की खुदाई सबसे नीचे के तल तक पहुंच गई, जहां से पानी का सोता फूटना था, ठाकुर ने उन 7 औरतों को जिंदा ही उस बावड़ी की नींव में चुनवा दिया। उनकी चीखें, उनका रोना इस रेगिस्तान की हवाओं में घुटकर रह गया। उसने 7 औरतों की जिंदा समाधि बना दी और उस पर काला जादू कर दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। तेज धूप में बैठे होने के बावजूद मुझे ठंड लगने लगी थी। मैंने अविश्वास से कहा, यह सब कैसे हो सकता है? गांव वालों ने कुछ किया क्यों नहीं? गांव वालों ने किया था बाबू। जब लोगों को इस बात का पता चला तो भूख और प्यास से टूट चुके लोग पागल हो गए। उनके अंदर का डर खत्म हो गया था। कुल्हाड़ियां,
फावड़े, हंसिए, जिसके हाथ जो लगा वो लेकर ठाकुर की हवेली पर टूट पड़ा। ठाकुर के आदमियों को मार दिया गया और ठाकुर भवानी सिंह गांव वालों ने उसे घसीटते हुए उसी बावड़ी के पास लाया। वो हंस रहा था बाबू, वो शैतान तब भी हंस रहा था। उसने गांव वालों को श्राप दिया कि वो वापस आएगा और एक एक का खून पिएगा। गांव वालों ने गुस्से में उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसकी गर्दन काट दी, उसके हाथ पैर काट दिए और उसके मांस के लोथड़ों को उसी बावड़ी के गहरे अंधेरे में फेंक दिया जहां उसने उन औरतों को दफन किया था। उसके बाद उस बावड़ी को ऊपर से मिट्टी और पत्थरों से पाट दिया गया, हमेशा के लिए। काका उठे और उन्होंने अपनी लाठी से बावड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन बाबू, वो मरा नहीं, वो तांत्रिक का काला जादू था। धरती ने उस शैतान के गंदे खून को कबूल नहीं किया। वो उस अंधेरी सीलन भरी गहराई में एक पिशाच बन गया, एक ऐसा सूखा हुआ ढांचा जिसकी भूख कभी नहीं मिटती। उसे पानी चाहिए, उसे खून चाहिए। 300 साल से वो उसी मिट्टी के नीचे दबा हुआ था। हमने कभी उस जगह की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा, लेकिन फिर तुम्हारी ये सरकार आई, तुम्हारे वो सान्याल साहब आए, उन्होंने उस सोए हुए शैतान को फिर से जगा दिया है। बावड़ी की परतें खुल गई हैं बाबू, अब वो बाहर आ रहा है। रात को जो तुम्हारे टेंट के बाहर था वो कोई इंसान नहीं था, वो भवानी सिंह था। इतना कहकर नाथू काका वहां से मुड़े और अपनी लाठी टेकते हुए वापस गांव की तरफ चल पड़े। जाते जाते उन्होंने बस इतना कहा, अपनी जान प्यारी हो बाबू तो आज ही ये जगह छोड़ दो, वरना कल तुम्हारा शरीर भी उसी गहराई में सूखे पत्तों की तरह मिलेगा। मैं वहीं कुर्सी पर जड़ हो गया था। मेरा दिमाग ये सब मानने से इनकार कर रहा था। मैं एक रिसर्चर था, मेरा काम तथ्यों और सबूतों पर था, भूत प्रेत की लोक कथाओं पर नहीं। मैंने खुद को समझाया कि नाथू काका बस एक पुरानी डरावनी कहानी सुना रहे थे। सान्याल साहब शायद इसी कहानी को सुनकर दिमागी तौर पर बीमार हो गए थे और कहीं चले गए थे। हां, यही सच होगा। मैंने खुद को यकीन दिलाया कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिन बीतता गया। मैंने बावड़ी के आसपास मुआयना किया। वहां कुछ पत्थर थे जिन पर अजीब सी नक्काशी थी, लेकिन मुझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। सूरज ढलते ही भैरों और सुक्खा फिर से भाग गए और एक बार फिर मैं उस मनहूस कैंप में अकेला रह गया। रात घिर आई थी, हवा ठंडी हो चुकी थी और जनरेटर की गड़गड़ाहट फिर से शुरू हो गई थी। नाथू काका की कहानी मेरे दिमाग में किसी दीमक की तरह रेंग रही थी। मैं अपने टेंट में बैठा था। खुद को शांत करने के लिए मैंने फिर से सान्याल साहब का सामान खंगालना शुरू किया। तभी मेरी नजर उस ऑडियो रिकॉर्डर पर पड़ी जो डायरी के पास रखा था। मैंने वो रिकॉर्डर उठाया। वो एक पुराना कैसेट वाला डिक्टाफोन था। मैंने सोचा कि सान्याल साहब ने शायद इसमें अपनी खुदाई की प्रोग्रेस रिकॉर्ड की होगी। शायद इसमें मुझे कोई ठोस सुराग मिल जाए कि वो कहां गए हैं। मैंने प्ले का बटन दबाया। मशीन से एक खुरदरी, चरमराहट वाली आवाज आई। कुछ सेकंड तक सिर्फ टेप के घूमने की हिस हिस की आवाज आती रही। फिर डॉक्टर सान्याल की आवाज गूंजी, तारीख 22 अप्रैल। बावड़ी के तीसरे तल की सफाई चल रही है। मिट्टी में नमी बहुत ज्यादा है। यह कोई आर्किटेक्चरल चमत्कार हो सकता है। मैंने राहत की सांस ली। सान्याल साहब बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहे थे। वो अपनी रिसर्च के बारे में बता रहे थे। मैं काका की कहानी को अंधविश्वास मानकर मुस्कुराने ही वाला था कि तभी टेप में सान्याल साहब की आवाज बदल गई। यह रिकॉर्डिंग कुछ दिन बाद की रही होगी। तारीख 26 अप्रैल। मुझे लगता है यहां कोई है। कल रात मैंने उसे टेंट के बाहर देखा। वो पानी मांग रहा था। टेप में सान्याल की आवाज अब बुरी तरह कांप रही थी। वो फुसफुसा रहे थे जैसे कोई उन्हें सुन लेगा। उनके बोलने के बीच बीच में उनकी भारी सांसों की आवाज आ रही थी। तारीख 29 अप्रैल। मैं फंस गया हूं। वो बाहर खड़ा है। वो मुझे देख रहा है। उसकी आंखें नहीं है। वो दीवार से रिसता हुआ पानी पी रहा है। वो इंसान नहीं है। मैं अपनी जगह पर जम गया। मेरे हाथ से रिकॉर्डर छूटते छूटते बचा। सान्याल साहब रो रहे थे। टेप में उनके रोने की आवाज आ रही थी। वो कह रहे थे कि उन्हें कोई बचा ले। लेकिन तभी टेप में एक और आवाज आई। यह सान्याल साहब की आवाज नहीं थी। यह आवाज इतनी भारी, इतनी सूखी और घरघराती हुई थी
जैसे रेगिस्तान की रेत को किसी सूखी हड्डी पर रगड़ा जा रहा हो। वो आवाज टेप के बैकग्राउंड से आ रही थी, जैसे वो सान्याल साहब के बिल्कुल पीछे खड़ा हो। कभी यार, मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। मेरा दिल 1 सेकंड के लिए धड़कना भूल गया। मैंने रिकॉर्डर को कान की ओर करीब कर लिया। मेरे हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। उस घरघराती हुई भयानक आवाज ने फिर से बोला, कभी ईर, पानी, खून। मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मेरे पूरे शरीर में एक बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। सान्याल साहब ने यह टेप 20 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। तब तक तो मेरा इस साइट से कोई लेना देना भी नहीं था। मेरे आने का फैसला तो 2 दिन पहले दिल्ली में हुआ था। तो फिर उस टेप में उस खौफनाक आवाज ने मेरा नाम कैसे लिया? उसे कैसे पता था कि मैं यहां आने वाला हूं? टेंट के बाहर चलने वाली हवा एकदम से रुक गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही खून के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। और तभी रिकॉर्डर से क्लिक की आवाज आई और टेप खत्म हो गया। लेकिन बाहर, मेरे टेंट के ठीक बाहर, उसी गीले भारी पैरों के चलने की आवाज फिर से शुरू हो गई। छप छप छप। और इस बार वो मेरे टेंट के बिल्कुल करीब आ रही थी। वो पूरी रात मेरे टेंट के चक्कर लगाता रहा। मैं अंदर बैठा कांपता रहा। उस खौफनाक रात ने मेरे अंदर के विज्ञान और तर्कों की धज्जियां उड़ा दी थी। टेप रिकॉर्डर से आई उस सूखी घरघराती आवाज ने मेरा नाम लिया था। वो आवाज मेरे दिमाग में किसी जहरीले कीड़े की तरह रेंग रही थी। सुबह होने तक मैं अपने टेंट के कोने में सिकुड़ा बैठा रहा, हाथ में टॉर्च और लोहे का एक रॉड पकड़े हुए। बाहर धूप निकल चुकी थी। रेगिस्तान की रेत फिर से आग उगलने के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे शरीर का तापमान बर्फ जैसा था। मैं कांप रहा था। सुबह के 10 बज गए, 11 बज गए, लेकिन भैरव और सुखा काम पर नहीं आए। मुझे पता था कि वो अब कभी नहीं आएंगे। मैं उस पूरे वीरान तपते हुए रेगिस्तान में बिल्कुल अकेला था। मेरा दिमाग 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्सा चीख चीख कर कह रहा था कि बैग उठाओ और यहां से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ। लेकिन दूसरा हिस्सा, जो एएसआई का एक रिसर्चर था, वो मानने को तैयार नहीं था कि एक ऑडियो टेप और एक बुजुर्ग की कहानी के डर से मैं अपनी ड्यूटी छोड़ दूं। डॉक्टर सान्याल कहां थे? क्या वो सच में उस बावड़ी के अंदर थे? मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे अपने डर का सामना करना ही था। मैंने घड़ी देखी। दोपहर के 2 बज रहे थे। बाहर सूरज आसमान के ठीक बीचों बीच था और गर्मी अपने चरम पर थी। पारा 50 डिग्री के करीब होगा। मैंने सोचा, अगर नाथू काका की कहानी में रत्ती भर भी सच्चाई है और नीचे कोई शैतानी साया है, तो वो इस चिलचिलाती धूप में बाहर नहीं आ सकता। दिन का यह वक्त सबसे सुरक्षित था। मैंने तय किया कि मैं नीचे जाऊंगा। मैंने खुदाई के सामान में से एक बहुत ही मोटी नायलॉन की इंडस्ट्रियल रस्सी निकाली। रस्सी के एक सिरे को मैंने अपनी जीप के बम्पर से मजबूती से बांधा और दूसरा सिरा लेकर उस 300 साल पुरानी बावड़ी के मुहाने पर आ गया। बावड़ी का मुंह बहुत चौड़ा था, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे जा रही थी, उसका आकार किसी फनल की तरह संकरा होता जा रहा था। अंदर घुप अंधेरा था। बाहर इतनी तेज धूप होने के बावजूद बावड़ी के अंदर रोशनी मुश्किल से 15-20 फुट तक ही जा पा रही थी। उसके नीचे सिर्फ एक अंतहीन काला कुआं था। मैंने अपने सिर पर माइनर वाली हेडलाइट पहनी, बेल्ट में एक भारी टॉर्च फंसाई, अपनी कमर में रस्सी का हार्नेस बांधा और एक हाथ में लोहे का भारी क्रोबार लेकर धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। शुरुआती 30-40 फुट तक सब कुछ सामान्य था। पत्थर सूखे थे और बाहर की गर्म हवा अंदर आ रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने 50 फुट की गहराई पार की, माहौल एकदम से बदल गया। बाहर की वो झुलसाने वाली गर्मी अचानक गायब हो गई। उसकी जगह एक ऐसी अजीब सी बर्फीली ठंड ने ले ली जो हड्डियों को कपा रही थी। हवा का नामो निशान नहीं था। ऑक्सीजन कम होने लगी थी और एक भयानक घुटन मेरे सीने को दबाने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी वो गंध थी। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, वो सड़ांध बढ़ती जा रही थी। ये वैसी ही गंध थी जो रात को मेरे टेंट में आई थी, लेकिन यहां ये 100 गुना ज्यादा तेज थी। काय, सड़ा हुआ मांस और सदियों पुरानी बंद हवा की एक ऐसी बदबू जिससे मेरी आंखों से पानी आने लगा और मुझे उबकाई आने लगी। मैंने अपनी
टॉर्च ऑन की। रोशनी बावड़ी की दीवारों पर पड़ी और जो मैंने देखा उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऊपर के पत्थर जो बिल्कुल सूखे और सफेद थे वो यहां नीचे आकर एकदम काले पड़ चुके थे। उन पत्थरों पर एक अजीब सी चिपचिपी हरी काई जमी हुई थी। दीवारें भीग चुकी थीं। वहां से पानी नहीं बल्कि एक गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ रिस रहा था। मैंने गलती से अपना हाथ दीवार पर रखा तो ऐसा लगा जैसे मैंने किसी मरे हुए जानवर की सड़ी हुई चर्बी पर हाथ रख दिया हो। मेरा हाथ बुरी तरह फिसल गया। मैं रस्सी के सहारे और नीचे उतरा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने दिल की धड़कनें बावड़ी की दीवारों से टकराकर वापस अपने ही कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। 100 फुट, 150 फुट मैं नीचे उतरता जा रहा था। बावड़ी अब इतनी संकरी हो गई थी कि मेरे कंधे लगभग दीवारों से रगड़ खा रहे थे। तभी मेरे पैर जमीन पर टिके। मैं बावड़ी के सबसे निचले तल पर पहुंच चुका था। मेरे जूतों के नीचे कीचड़ जैसी कोई गीली चीज थी। छप, वही आवाज जो रात को टेंट के बाहर आई थी। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। ये एक गोल अंधेरा कमरा था जिसकी दीवारें पत्थरों को काटकर बनाई गई थीं। हवा इतनी भारी और बदबूदार थी कि हर सांस के साथ मेरे फेफड़े जल रहे थे। मैंने रोशनी फर्श पर डाली। वहां जगह जगह पानी के छोटे छोटे गड्ढे बने थे, लेकिन उस पानी का रंग काला था। मैं संभल कर आगे बढ़ा। मुझे बावड़ी के सबसे अंधेरे कोने में कुछ पड़ा हुआ दिखाई दिया। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं दबे पांव उस कोने की तरफ गया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस चीज पर पड़ी, मेरी सांस गले में ही अटक गई। कीचड़ में एक चश्मा पड़ा था। उसका एक शीशा टूटा हुआ था और फ्रेम मुड़ा हुआ था। यह डॉक्टर सान्याल का चश्मा था। मैं उन्हें हमेशा यही चश्मा पहने हुए देखता था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने चश्मे को नहीं उठाया, बस रोशनी थोड़ी और आगे की। चश्मे से कुछ इंच की दूरी पर खाकी रंग का एक कपड़ा कीचड़ में सना हुआ पड़ा था। वो एएसआई की ऑफिशियल जैकेट थी जो बुरी तरह फटी हुई थी। और फिर मेरी टॉर्च की रोशनी उस कोने के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर गई। वहां कोई बैठा था। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। वो डॉक्टर सान्याल थे, या कम से कम वो डॉक्टर सान्याल का शरीर था। वो दीवार से टिककर सिकुड़े हुए बैठे थे, लेकिन वो ऐसे लग रहे थे जैसे उनकी मौत आज या कल नहीं बल्कि सालों पहले हुई हो। मैं कांपते कदमों से उनके करीब गया। उनकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई। डॉक्टर सान्याल का शरीर पूरी तरह से सूख चुका था। उनकी चमड़ी एक भूरे सूखे हुए कागज की तरह उनकी हड्डियों पर चिपकी हुई थी। उनके शरीर में मांस या खून का एक कतरा भी नहीं बचा था। उनकी आंखें उनके सॉकेट के अंदर पूरी तरह ढंसकर सूख चुकी थीं और उनका मुंह एक भयानक चीख की मुद्रा में खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके शरीर का एक एक कतरा खून, एक एक बूंद पानी किसी स्ट्रॉ से खींचकर चूस लिया हो। नाथू काका की बातें मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगीं। वो प्यासा है, उसे खून चाहिए। सान्याल साहब को किसी जानवर ने नहीं मारा था, किसी इंसान ने नहीं मारा था। उन्हें अंदर से सुखा दिया गया था। मैं उल्टे पांव पीछे हटने लगा। मेरी आंखों से डर के मारे आंसू बहने लगे। मुझे बस यहां से निकलना था। मैं मुड़कर अपनी रस्सी की तरफ भागने ही वाला था कि तभी मेरे ठीक पीछे उस अंधेरे कोने से एक आवाज आई। एक बहुत ही भारी, गीली और घरघराती हुई आवाज, जैसे कोई अपने गले में जमे हुए गाढ़े खून के बीच से सांस लेने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अपनी जगह पर जमते हुए धीरे धीरे अपनी टॉर्च की रोशनी उस आवाज की तरफ घुमाई। रोशनी सबसे पहले 2 बड़े नंगे पैरों पर पड़ी। वो पैर कीचड़ से सने हुए थे और उनकी उंगलियां भयानक तरीके से लंबी और मुड़ी हुई थीं। ये वही पैर थे जिनके निशान मैंने रात को अपने टेंट के बाहर देखे थे। मेरे हाथ में टॉर्च बुरी तरह कांप रही थी। रोशनी धीरे धीरे ऊपर गई। सूखी हुई पपड़ीदार टांगे, फिर एक ऐसा शरीर जिसकी पसलियां बाहर की तरफ झांक रही थीं। उसकी छाती पर सड़ा हुआ काला मांस झूल रहा था। वो इंसान या जो कोई भी वो चीज थी, उसकी लंबाई कम से कम 7 फुट थी। उसका शरीर इतना लंबा और विकृत था कि उसे देखकर ही इंसान की जान निकल जाए। और फिर रोशनी उसके चेहरे पर गई। मेरे मुंह से एक खौफनाक चीख निकल गई। उसका कोई चेहरा नहीं था। उसकी नाक की जगह सिर्फ 2 सुराख थे।
उसकी चमड़ी किसी जली हुई लाश की तरह काली और सूखी हुई थी, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक उसकी आंखें थीं। उसकी आंखें नहीं थीं, वहां सिर्फ 2 गहरे अनंत काले गड्ढे थे, जिनमें से एक अजीब सा धुआं या कोहरा निकल रहा था। उसका जबड़ा खुला हुआ था। उसके दांत किसी जंगली जानवर की तरह नुकीले और पीले थे, और उन दांतों से उस सूखी हुई पपड़ीदार ठोड़ी से गाढ़ा लाल खून टपक रहा था। सान्याल साहब का खून। वो मुझे अपनी उन बिना आंखों वाले काले गड्ढों से घूर रहा था। वो हंसा, बिना होंठ हिलाए उसके गले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी गूंजी, और फिर उसी खुरदरी सड़ी हुई आवाज में वो बोला, कबीर। मेरी नसें फटने को हो गईं। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने काम किया और मैं पागलों की तरह मुड़ा। मैंने अपनी रस्सी पकड़ी और किसी जंगली जानवर की तरह ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। मेरे पीछे वो चीज कीचड़ में छप छप करते हुए दौड़ी। उसकी रफ्तार किसी इंसान की नहीं थी। वो बावड़ी की चिपचिपी दीवारों पर किसी छिपकली या मकड़ी की तरह रेंग रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत से रस्सी खींचते हुए ऊपर चढ़ रहा था। मेरे हाथों से खून रिसने लगा था। रस्सी की रगड़ से मेरी हथेलियां छिल गई थीं, लेकिन मुझे दर्द का कोई एहसास नहीं था। मैं बस ऊपर दिख रही रोशनी के उस छोटे से घेरे की तरफ भाग रहा था। तभी मुझे अपने जूतों पर एक भयानक ठंडक महसूस हुई। उसने मेरा पैर पकड़ लिया था। उसकी उंगलियां, जिनके नाखून छुरियों की तरह तेज थे, मेरे जूते के लेदर को चीरते हुए मेरी टखने की चमड़ी में धंस गए। एक पल के लिए मेरी सांस रुक गई। उसका वजन मुझे नीचे की तरफ खींचने लगा। उस अंधकार में, उस मौत के कुएं में, वो पिशाच मुझे वापस सान्याल साहब के पास खींच रहा था। मैंने अपनी दूसरी टांग से पूरी ताकत के साथ उसके चेहरे की तरफ एक जोरदार लात मारी। मेरा भारी बूट शायद उसके चेहरे या सीने पर लगा। उसकी पकड़ 1 सेकंड के लिए ढीली पड़ी। उसी 1 सेकंड का फायदा उठाकर मैंने रस्सी को इतनी जोर से खींचा कि मैं सीधा बावड़ी के मुहाने से बाहर की तरफ उछल गया। मैं बाहर की तपती हुई सफेद रेत पर आ गिरा। दोपहर की चिलचिलाती धूप मेरी आंखों में चुभ गई। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था। मेरी सांसें धौंकनी की तरह चल रही थीं। मैंने तुरंत बावड़ी के किनारे से दूर छलांग लगाई। मैं वहीं रेत पर पड़ा हुआ बावड़ी के उस अंधेरे मुंह को घूरता रहा। मुझे लगा कि वो भयानक चीज अभी बाहर निकलेगी और मुझे फाड़ खाएगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंदर से एक खौफनाक, गुस्से से भरी चीख आई, जो बावड़ी की गहराई में गूंजती हुई शांत हो गई। दिन की वो 50 डिग्री की धूप, वो तपता हुआ सूरज उस पिशाच को बाहर नहीं आने दे रहा था। वो अंधेरे का साया था और रोशनी उसकी कमजोरी थी। मैं उस उबलती हुई रेत पर पड़ा हाँफ रहा था। मेरे टखने से रिसने वाला खून गर्म रेत में मिलकर काला पड़ रहा था। बावड़ी के उस अंधेरे मुंह से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पता था कि वो खौफनाक शैतान नीचे मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा पहला ख्याल यही था कि मैं उठूं और पागलों की तरह मेन हाईवे की तरफ भाग जाऊं, लेकिन मेरा दिमाग जानता था कि यह नामुमकिन है। यहां से हाईवे 5 किलोमीटर दूर था। मेरे पैर से खून बह रहा था और मैं लंगड़ा रहा था। इस तपते रेगिस्तान में मैं बिना पानी के कितनी दूर जा पाता। और सबसे बड़ी बात, आज रात अमावस थी। चांद की एक भी किरण नहीं होगी। रात होते ही वो शैतान बाहर निकलेगा और खुले रेगिस्तान में मैं उसका सबसे आसान शिकार बनूंगा। मैं भाग नहीं सकता था। मुझे यहीं रुककर उसका सामना करना था। तभी मुझे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने घबरा कर पीछे देखा। वो नाथू काका थे। उनकी नजर मेरे टखने से बहते खून और मेरे खौफजदा चेहरे पर पड़ी। वो धीरे से मेरे पास आए और उन्होंने मुझे सहारा देकर उठाया। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, काका, आपने सच कहा था। डॉक्टर सान्याल वो नीचे है और वो चीज, वो शैतान, उसने मुझे देख लिया है। वो आज रात मुझे मारने आएगा। नाथू काका की आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उनमें डर नहीं था। उन्होंने मुझे कैंप के पास पड़ी एक चारपाई पर लिटाया और अपने झोले से एक मिट्टी का छोटा सा मटका निकाला। उन्होंने कहा, मुझे पता था बाबू कि तुम अपनी जिद नहीं छोड़ोगे। शहर के पढ़े लिखे लोग अपनी आंखों से देखे बिना कहां मानते हैं, लेकिन अब तुमने उसे छेड़ दिया है। भवानी सिंह की नींद टूट चुकी है। आज अमावस की रात है, जब अंधेरा अपनी सबसे बड़ी ताकत में होता है और ऐसे पिशाच सबसे ज्यादा खूंखार हो जाते हैं।
काका ने मटके का ढक्कन खोला। उसमें कोई सफेद रंग की राख भरी हुई थी। उन्होंने वो राख मेरे घाव पर लगाई। राख लगते ही घाव से उठने वाली जलन एकदम शांत हो गई। काका ने गंभीर आवाज में कहा, यह कोई मामूली राख नहीं है बाबू, ये एक सिद्ध अघोरी की चिता की भस्म है। इसके साथ मेरे पास कुछ और भी है। उन्होंने अपने झोले से 3 बड़ी बड़ी जंग लगी हुई लोहे की कीलें और तांबे का एक बहुत पुराना चौकोर टुकड़ा निकाला जिस पर कुछ मंत्र गुदे हुए थे। काका ने वो तांबे का टुकड़ा मेरे हाथ में रखते हुए कहा, यह महामृत्युंजय यंत्र है, इसे अपनी मुट्ठी से झटकने मत देना। और ये जो कीलें हैं, इन्हें गंगा जल और तंत्र से सिद्ध किया गया है। आज रात तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें डटे रहना है। वो पिशाच किसी गोली या हथियार से नहीं मरेगा। उसका शरीर 300 साल पहले ही मर चुका है। वो सिर्फ एक काला साया है जो सूखी हड्डियों में बसा है। उसे सिर्फ आग से और इस भस्म से खत्म किया जा सकता है। मैं ये भस्म तुम्हारे टेंट के चारों तरफ डाल रहा हूं। जब तक तुम इस भस्म के घेरे के अंदर रहोगे, वो तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगा। लेकिन याद रखना बाबू, वो तुम्हारे दिमाग से खेलेगा। वो तुम्हें डराएगा, तुम्हें भरमाएगा, तुम्हें घेरे से बाहर निकालने की हर चाल चलेगा। अपना दिमागी संतुलन मत खोना। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान का रंग लाल हो चुका था, जैसे किसी ने ऊपर से खून बहा दिया हो। नाथू काका ने मेरे टेंट के चारों तरफ उस सफेद भस्म से एक मोटी लकीर खींच दी। उन्होंने मुझे वो सिद्ध कीलें दी और वापस गांव की तरफ चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर मैं सुबह का सूरज देख पाया तो ये खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं टेंट के अंदर बैठ गया। मैंने कैंप में रखे जनरेटर का सारा पेट्रोल 2 बड़ी बाल्टियों में भर लिया था और उन्हें टेंट के अंदर अपने पास रख लिया। एक हाथ में मैंने वो तांबे का यंत्र कसकर पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में भस्म और वो लोहे की कीलें। शाम के 7 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बज गए। अंधेरा इतना घना था कि मुझे अपने ही हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। मैंने टेंट के अंदर एक छोटी सी लालटेन जला रखी थी, जिसकी पीली रोशनी टेंट के कपड़े पर अजीब सी परछाइयां बना रही थी। बाहर हवा बहुत तेज चल रही थी। टेंट का कपड़ा फड़फड़ा रहा था। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर लग रहा था कहीं वो आवाज सुनकर ही पिशाच मेरे पास ना आ जाए। और फिर रात के ठीक 12 बजे अचानक रेगिस्तान की वो तेज हवा एकदम से रुक गई। कोई आहट नहीं, कोई सरसराहट नहीं। टेंट का कपड़ा जो अब तक फड़फड़ा रहा था वो बिल्कुल शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा छा गया जो कानों के पर्दों को फाड़ रहा था। हवा के रुकते ही वो सड़ांध मेरे टेंट के अंदर भरने लगी। वो गीली काई और पुराने खून की बदबू। मेरा गला सूख गया। छप छप वही आवाज। बावड़ी की तरफ से कीचड़ से सने बड़े बड़े पैरों के चलने की आवाज आ रही थी। वो आवाज धीरे धीरे मेरे टेंट की तरफ बढ़ रही थी। वो शैतान बाहर आ चुका था। छप 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 कदमों की आवाज टेंट के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। मैं अपनी जगह पर बुत बनकर बैठा था। मेरी मुट्ठी में वो तांबे का यंत्र इतना कस गया था कि मेरे ही नाखूनों से मेरे हाथ में खून आने लगा था। तभी टेंट के ठीक बाहर से एक आवाज आई, कबीर, कबीर मुझे बचा लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे जिस्म का सारा खून जैसे जम गया। ये उस घरघराती हुई शैतानी आवाज में नहीं था। ये बिल्कुल साफ डॉक्टर सान्याल की आवाज थी। कबीर, मैं सान्याल बोल रहा हूं, प्लीज मुझे अंदर आने दो। वो मेरे पीछे है कबीर, वो मुझे फाड़ रहा है। कबीर दरवाजा खोलो। मेरी सांस अटक गई। सान्याल साहब, लेकिन मैंने तो खुद उनकी सूखी हुई लाश बावड़ी के नीचे देखी थी। मेरा दिमाग तर्क और डर के बीच झूलने लगा। टेंट के बाहर सान्याल साहब रो रहे थे। कबीर, तुम्हें भगवान का वास्ता, वो मेरे पैर चबा रहा है, मुझे अंदर ले लो कबीर, मैं मरना नहीं चाहता। मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। क्या मैंने सच में बावड़ी में कोई लाश देखी थी? क्या वो मेरा वहम था? क्या सान्याल साहब सच में बाहर तड़प रहे हैं? मैं एक इंसान को अपने टेंट के बाहर कैसे मरने दे सकता हूं? मेरे हाथ कांपने लगे। मैं सम्मोहित सा हो गया। मैंने लालटेन उठाई और टेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। मैं भूल गया था कि नाथू काका ने क्या चेतावनी दी थी। मैं उस भस्म के घेरे की तरफ बढ़ रहा था।
सान्याल साहब की रोती गिड़गिड़ाती आवाज मुझे बाहर खींच रही थी। मैंने टेंट की चेन पकड़ ली। मैं उसे नीचे खींचने ही वाला था कि अचानक बाहर से आने वाली वो रोने की आवाज एक भयानक घरघराती हुई शैतानी हंसी में बदल गई। वो इंसान की हंसी नहीं थी। उस हंसी के साथ ही टेंट के कपड़े के नीचे से सड़ांध का एक इतना तेज भभका अंदर आया कि मेरा दिमाग एकदम से झंझना उठा। मैं होश में आ गया। वो मुझे धोखा दे रहा था। वो मेरी इंसानियत का फायदा उठाकर मुझे घेरे से बाहर निकालना चाहता था। मैंने तुरंत अपने कदम पीछे खींच लिए। मेरे पीछे हटते ही बाहर खड़े उस पिशाच का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे समझ आ गया था कि मैं उसके जाल में नहीं फंसा हूं। तभी टेंट के मोटे कैनवास पर एक जोरदार प्रहार हुआ। चर्रर की एक भयानक आवाज के साथ टेंट का कपड़ा ऊपर से नीचे तक फट गया। लालाटेन की कांपती हुई रोशनी में मैंने उसे देखा। वो 7 फुट का शैतान, ठाकुर भवानी सिंह का वो सूखा हुआ पिशाच रूप मेरे टेंट के दरवाजे को फाड़कर खड़ा था। उसकी वो बिना आंखों वाली खोपड़ी मुझे घूर रही थी। उसके नुकीले दांतों से झाग और खून टपक रहा था। उसने अपना एक भयानक पंजों वाला पैर टेंट के अंदर रखा, लेकिन जैसे ही उसका पैर नाथू काका की खींची हुई उस भस्म की लकीर पर पड़ा, एक जोरदार छन्न की आवाज हुई, जैसे किसी ने खौलते हुए तेल में पानी डाल दिया हो। पिशाच के मुंह से एक दर्दनाक खौफनाक चीख निकली। उसका पैर जहां भस्म से टकराया था वहां से धुआं उठने लगा। वो पीछे हटा, लेकिन उसका गुस्सा अब पागलपन में बदल चुका था। उसने अपने लंबे सूखे हुए हाथों से टेंट के डंडों को पकड़ लिया और उन्हें उखाड़ने लगा। पूरा टेंट हिलने लगा। वो ऊपर से टेंट को फाड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि भस्म का घेरा ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा। मुझे खत्म करना था। मैंने अपने हाथ में पकड़े उस महामृत्युंजय यंत्र को अपनी छाती से लगाया और पूरी ताकत से मंत्र जपना शुरू कर दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मेरे मंत्र पढ़ते ही वो पिशाच पागलों की तरह चीखने लगा। वो आवाज बर्दाश्त के बाहर थी। उसने गुस्से में टेंट का मुख्य डंडा उखाड़ फेंका। टेंट मेरे ऊपर गिरने लगा। मेरी लालाटेन जमीन पर गिरकर टूट गई और लालाटेन के तेल से टेंट के कोने में आग लग गई। आग की लपटें देखकर वो पिशाच एक पल के लिए घबराया, क्योंकि आग ही उसकी मौत थी। उसी एक पल का फायदा मैंने उठाया। मैं टेंट के फटे हुए कपड़े के नीचे से रेंगता हुआ बाहर निकला। मैं सीधा उस पिशाच के बिल्कुल सामने था। आग की तेज रोशनी में उसका विभत्स रूप और भी खौफनाक लग रहा था। उसने अपने नुकीले पंजे मेरी गर्दन की तरफ बढ़ाए। मैंने अपनी जान की कोई परवाह नहीं की। मैंने अपने बाएं हाथ से उसके उस ठंडे हड्डियों वाले हाथ को पकड़ लिया। उसके नाखूनों ने मेरे हाथ का मांस फाड़ दिया, लेकिन मैंने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। मेरे दाहिने हाथ में वो सिद्ध कील थी। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और उस लंबी लोहे की कील को सीधा पिशाच की सूखी हुई पसलियों के बीच उसके सीने में गाड़ दिया। कील के सीने में घुसते ही एक धमाका सा हुआ। वो पिशाच पीछे की तरफ गिरा। वो कील उसके सीने में धंस चुकी थी और वो तड़प रहा था। बिना एक सेकंड गंवाए मैंने टेंट के अंदर से पेट्रोल की वो पूरी बाल्टी उठाई और उस पिशाच के शरीर पर उड़ेल दी। पिशाच कीचड़ और पेट्रोल में सन चुका था। टेंट जल रहा था। मैंने जलते हुए टेंट से एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसे उस पिशाच के ऊपर फेंक दिया। आग लगते ही भभककर एक बड़ा सा गोला उठा और फिर जो चीख उस रेगिस्तान में गूंजी, उसने मेरी रूह को अंदर तक कंपा दिया। वो पिशाच जल रहा था। आग की लपटें आसमान को छू रही थी। वो सूखी हुई लाश आग में छटपटा रही थी, लेकिन उसकी चीखें बदल रही थीं। शुरुआत में वो एक जानवर की खुरदरी चीख थी, लेकिन जैसे जैसे वो जल रहा था, उस आग के बीच से मुझे कई आवाजें एक साथ सुनाई देने लगीं। मुझे उसमें डॉक्टर सान्याल के दर्द से रोने की आवाज सुनाई दी। मुझे उन 7 औरतों की दर्दनाक चीखें सुनाई दी जिन्हें 300 साल पहले उस बावड़ी में जिंदा दफनाया गया था। वो सारी आत्माएं जो उस शैतान के अंदर कैद थीं, वो आज आग के जरिए आजाद हो रही थीं। वो हजारों आवाजों का मिश्रण एक साथ गूंज रहा था। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया।
आग इतनी तेज थी कि उसकी तपिश से मेरा चेहरा झुलस रहा था। मैं बस उस आग को देखते हुए मंत्र बुदबुदाता रहा। धीरे धीरे वो छटपटाहट कम होने लगी। वो 7 फुट का शैतानी ढांचा टूटकर राख में बदलने लगा। चीखें मध्यम पड़ने लगीं। डॉक्टर सान्याल की आवाज शांत हो गई। उन औरतों का रोना बंद हो गया और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। रेगिस्तान की ठंडी हवा फिर से बहने लगी। मेरे टेंट की बची खुची आग अब बुझने वाली थी। मेरे सामने अब कोई पिशाच नहीं था। वहां सिर्फ काली जली हुई राख का एक ढेर पड़ा था, जिसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। सवेरा हो चुका था। खौफ का वो मंजर अब सिर्फ एक राख का ढेर बनकर उस ठंडी हवा में उड़ रहा था। सुबह का वो सूरज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सुकून देने वाला सूरज था। रात भर मौत के उस नंगे नाच और खौफनाक चीखों के बाद जब सूरज की पहली सुनहरी किरण रेगिस्तान की उस ठंडी रेत पर पड़ी, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी बहुत लंबे भयानक बुरे सपने से जाग गया हूं। टेंट की बची खुची राख में से अब सिर्फ एक हल्का सा सफेद धुआं उठ रहा था। हवा में अब वो सड़े हुए मांस, पुरानी काई और जमे हुए खून की बदबू नहीं थी। उसकी जगह रेगिस्तान की वो जानी पहचानी सूखी और मिट्टी वाली सौंधी महक लौट आई थी। मेरे शरीर का एक एक जोड़ दर्द से चीख रहा था। मेरे हाथों और पैरों पर उस शैतान के नुकीले नाखूनों के गहरे घाव थे, जिनमें रेत चिपक गई थी और खून जम चुका था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उठा। मेरे कपड़े फट चुके थे और मेरा पूरा शरीर उस पिशाच की राख और अपनी ही मिट्टी से सना हुआ था। मैं धीरे धीरे चलते हुए उस 300 साल पुरानी बावड़ी के मुहाने तक गया। मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक बार फिर उस मौत के कुएं के पास खड़ा था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। वो घुटन, वो भयानक सन्नाटा और वो ऐसा एहसास कि जैसे कोई अंधेरे में बैठकर मुझे घूर रहा हो, वो सब खत्म हो चुका था। मैंने नीचे झुककर बावड़ी के किनारे की मिट्टी को अपने हाथों में उठाया। ये वही मिट्टी थी जो कल तक एक चिपचिपे काले कीचड़ में बदल चुकी थी, जिसमें से मौत की गंध आती थी और जिस पर उस पिशाच के गीले पैरों के निशान छपे थे। लेकिन आज वो मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई थी, भुरभुरी, खुरदरी और गर्म, रेगिस्तान की आम रेत की तरह। वो श्राप टूट चुका था। वो तांत्रिक का काला जादू जिसने उस मिट्टी को 300 सालों से एक कब्र बनाकर रखा था, वो उस पिशाच के जलते ही हमेशा के लिए भस्म हो गया था। धरती ने उस शैतानी साये को अपने अंदर से उगल दिया था और अब यह जमीन फिर से पाक हो गई थी। तभी मुझे दूर से कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। सूरज की रोशनी में गांव की तरफ से 15 से 20 लोग एक साथ हमारी साइड की तरफ आ रहे थे। सबसे आगे नाथू काका थे, अपनी लाठी टेकते हुए। उनके पीछे भैरों, सुक्खा और गांव के कुछ और लोग थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ और उम्मीद दोनों थी। जब वे मेरे करीब आए तो वहां जले हुए टेंट का मलबा और उस बड़ी सी चिता की राख देखकर सब ठिठक गए। भैरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। नाथू काका धीरे से मेरे पास आए। उन्होंने मेरे झुलसे हुए चेहरे, खून से सने कपड़ों और मेरी थकी हुई आंखों को देखा। फिर उन्होंने बावड़ी की तरफ देखा, जहां से अब कोई सड़ांत नहीं आ रही थी। नाथू काका ने अपनी लाठी जमीन पर रखी और अपने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने सिर झुका दिया। उनके पीछे खड़े भैरों, सुक्खा और बाकी सभी गांव वालों ने भी हाथ जोड़ लिए। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो खामोशी 1000 शब्दों से ज्यादा भारी थी। उन लोगों की आंखों में आंसू थे। 300 साल का वो खौफ, वो घुटन जिसके साये में उनकी पीढ़ियां जी रही थीं, वो आज हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मैंने काका के हाथ पकड़े और भारी आवाज में कहा, काका, डॉक्टर सान्याल अभी भी नीचे हैं, उन्हें अब मुक्ति चाहिए। काका ने हामी में सिर हिलाया। इस बार बावड़ी में उतरने के लिए मैं अकेला नहीं था। भैरों, सुक्खा और गांव के 2 जवान लड़के रस्सियां लेकर मेरे साथ नीचे उतरे। इस बार जब हम उस गहराई में गए तो कोई डर नहीं था। नीचे वो सड़ांध, वो चिपचिपापन और वो घुटन पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। बावड़ी का वो सबसे निचला तल, जो कल एक खौफनाक दलदल लग रहा था, आज एकदम सूखा और शांत था। हमने उस अंधेरे कोने से डॉक्टर सान्याल के अवशेषों को बहुत ही सम्मान के साथ उठाया। उनकी हड्डियां, उनका वो टूटा हुआ चश्मा और उनकी फटी हुई ASI की जैकेट।
हमने उन सभी चीजों को एक सफेद कपड़े में बांधा और ऊपर ले आए। उसी दोपहर रेगिस्तान की उस खुली तपती हुई धूप के नीचे हमने डॉक्टर सान्याल की चिता सजाई। सूखी लकड़ियों और चंदन के बुरादे के बीच सान्याल साहब के वो अवशेष रखे गए। नाथू काका ने मंत्र पढ़े और मैंने अपने कांपते हाथों से उस चिता को मुखाग्नि दी। जैसे ही आग की लपटें आसमान की तरफ उठी, मुझे ऐसा लगा जैसे हवा में एक बहुत ही हल्की सुकून भरी सांस गूंजी हो। सान्याल साहब और उन 7 मासूम औरतों की आत्माएं जो उस शैतान की कैद में सदियों से तड़प रही थीं, आज उन्हें हमेशा के लिए उस मनहूस बावड़ी से मुक्ति मिल गई थी। मैं बहुत देर तक उस जलती हुई चिता को देखता रहा। शाम हो चुकी थी। मुझे वापस दिल्ली लौटना था। गांव वालों ने मेरे घावों पर जड़ी बूटियों का लेप लगाया और पट्टियां बांधी। मेरी जीप तैयार खड़ी थी। मंगल, वही ड्राइवर जो मुझे छोड़कर भाग गया था, वो आज सिर झुकाए मुझे वापस ले जाने के लिए खड़ा था। जीप में बैठने से पहले मैंने अपना बैग खोला। उसमें मेरी डायरी और वो तांबे का महामृत्युंजय यंत्र रखा था जिसने कल रात मेरी जान बचाई थी। मैंने वो यंत्र नाथू काका को वापस करना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ को पीछे धकेल दिया और मुस्कुराकर कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना। मैंने जीप की सीट पर बैठकर अपनी डायरी निकाली, पेन खोला और आज की तारीख डालकर अपनी आखिरी एंट्री लिखी। मैंने लिखा, विज्ञान हमें सिखाता है कि अपने आज को समझने के लिए हमें अपने बीते हुए कल को खोदकर निकालना चाहिए, इतिहास के पन्नों को पलटना चाहिए। लेकिन काली खाट के इस रेगिस्तान और इस बावड़ी ने मुझे एक बहुत ही भयानक सबक दिया है। मैंने सीखा है कि हर इतिहास रोशनी में लाने के लिए नहीं होता। कुछ दरवाजे जो सदियों से बंद हैं, उनके पीछे सिर्फ राज नहीं बल्कि ऐसी खौफनाक बुराइयां दबी होती हैं जिन्हें हमारा आज का इंसान ना तो समझ सकता है और ना ही उनसे लड़ सकता है। कुछ बुराइयां इतिहास के पन्नों और जमीन की गहराइयों में दबी रहे तो ही इंसानों के लिए बेहतर है। मैंने डायरी बंद की। जीप स्टार्ट हुई और हमने उस बावड़ी, उस वीरान कैंप और काली खाट गांव को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। लेकिन मुझे पता है, जब भी मैं आंखें बंद करूंगा, वो छप 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 की आवाज मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। तो दोस्तों, ये थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर कबीर खन्ना की वो खौफनाक डायरी और उस शापित बावड़ी की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जिस जमीन पर हम रोज चलते हैं, उसके ठीक नीचे अंधेरे में क्या क्या छिपा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के खौफ ने आपके रोंगटे जरूर खड़े किए होंगे। अगर आप भी कभी किसी ऐसे वीरान या पुराने ऐतिहासिक सफर पर जाएं और आपको किसी ऐसी जगह से कोई आवाज बुलाए जहां कोई मौजूद ना हो, तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा। बस अपने कदम आगे बढ़ाइए और वहां से निकल जाइए, क्योंकि कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ डराने के लिए नहीं, शिकार करने के लिए होती हैं। अगर आपको आज का ये एपिसोड और कबीर का ये खौफनाक सफर पसंद आया हो, तो हमारे इस हॉरर पॉडकास्ट को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डरावनी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार जब हम खौफ का कोई नया दरवाजा खोलें तो आप हमारे साथ हों। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। मैं हूं आपका होस्ट और अब आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगली बार एक नई जगह, एक नए खौफ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अंधेरे से बचकर रहिए। शुभ रात्रि।